Hello everyone. Today we will discuss chemistry paper solution. जो 29th ऑफ नवंबर को केमिस्ट्री पेपर हुआ था बी फेज का, उसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, मतलब कल जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे. तो पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. पेपर के अकॉर्डिंग आई थिंक क्वेश्चन नंबर 26 था वो, है ना. तो वहां से ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन में क्या बोला है. विच वन इज इनकरेक्ट फॉर साइज ऑफ आयोडीन स्पीशी. क्या इनकरेक्ट है. ठीक है, अच्छा. एक्चुअली ये क्वेश्चन में आई थिंक करेक्ट पूछना चाहिए था, क्योंकि करेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सही आंसर दे पाएंगे. तो करेक्ट ऑर्डर में तुम्हें बता देता हूं. तो देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तुम्हें दिया होगा, पढ़ा होगा तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में, कि कोई भी एलिमेंट हो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो साइज बढ़ जाता है न्यूट्रल में, न्यूट्रल के कंपैरिजन में, और पॉजिटिव चार्ज आता है तो साइज छोटा हो जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव हमने बोला है. जेड इफेक्टिव अगर हम लोग देखें तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है. यहाँ पर अगर सपोज करें इसमें 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम रहेगा. इलेक्ट्रॉन इसमें 11 हो गए, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो जेड इफेक्टिव देखें तो इधर से इधर जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है. ई प्लस का जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो उसका रेडियस कम हो जाएगा. तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग करेक्ट ऑर्डर देखें तो आई माइनस का रेडियस सबसे बड़ा, देन आई प्लस सबसे छोटा. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27 है. क्या है क्वेश्चन. 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन हैज डेंसिटी दिस. तो देखो, मैं डेंसिटी को अज्यूम कर लेता हूं 1.1 है ना. 1.1 ग्राम पर ml मान लेता हूं. और जो मोलैलिटी दे रखी है वो 3 दे रखा है, 3 मोलल. और हमें मोलैरिटी पूछा है. तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को. तो देखो, मैं तुम्हें बता देता हूं हमें कैसे करना होता है. मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. किसमें? इन केजी में. तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट वेट ऑफ सॉल्वेंट इज व्हाट 1 kg, बोले तो 1000 ग्राम. ठीक है, और हमें जो डेंसिटी दे रखा है वो सॉल्यूशन का दे रखा है. पहले ही मान ले सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है. तो मोलैलिटी क्या है 3, और वो क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है वो तो 1 है. तो यहां से मेरे को पता चल गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 3. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया तो मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लो. यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा 3 उसके मोल इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास. NaOH का मॉलिक्यूलर मास अगर मैं कैलकुलेट करूँ, सोडियम प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 मतलब NaOH आएगा 40. तो ये आ गया 120 ग्राम. तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हुआ यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन हुआ मेरा 1000 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 1120 ग्राम. ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, उसका मास डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम. अब देखो, सॉल्यूशन का डेंसिटी का यूनिट क्या दे रखा है 1.1 ही लिख रहा हूं मैं, है ना. रफली कैलकुलेट कर रहा हूं ग्राम पर ml. तो मास भी ग्राम में लेना पड़ेगा, और जो वॉल्यूम यहाँ से आएगा वो किस में आएगा, इन ml आएगा, अकॉर्डिंग टू यूनिट हम लोग देख रहे हैं. तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम कितना आएगा 1120 डिवाइडेड बाय 1.1, 1120 डिवाइडेड बाय 1.1. ठीक है, तो वॉल्यूम यहां से देखो अप्रॉक्स आएगा 1009.009 ml, है ना. तो यहां से वॉल्यूम तुम देखोगे तो वॉल्यूम आएगा 1.009 लीटर. ठीक है, तो अब मोलैलिटी निकालनी है, सॉरी मोलैरिटी निकालनी है. वो क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 अपॉन 1.009 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो स्लाइटली लेसर देन 3 आंसर आना चाहिए. स्लाइटली लेसर देन 3, ये वैल्यू क्या होगा, स्लाइटली लेसर देन 3. 3 से थोड़ा सा छोटा, क्योंकि 1.009 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वो ऑप्शन है फर्स्ट. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं. 28 में क्या बोला है. 28 में बोला है 170 ग्राम ऑफ AgNO3
कंटेनिंग 10% बाय वेट, सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% बाय वेट। ठीक है, अब देखो इसमें AgNO3 का मास कितना है। AgNO3 का जो मास है वो कितना है, वो आएगा 170 का 10%, क्योंकि उसने बोला ही है 10% बाय वेट है, मतलब 17 ग्राम। ठीक है, अब बोला है दिस ग्राम ऑफ दिस HCl में डिसॉल्व हो रहा है, कितना प्रेसिपिटेट होगा। तो देखो मोल्स ऑफ HCl निकालो, मोल्स ऑफ HCl कितना आएंगे, मोल्स ऑफ HCl निकालो, मोल्स ऑफ HCl कितना आएंगे, m इंटू वी, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो m इंटू वी करेंगे तो यह आएगा 0.08 मोल्स। अब मोल्स ऑफ AgNO3 भी निकाल लीजिए एक बार, AgNO3 के मोल्स कितने हैं, है ना। तो AgNO3 का मैं मास निकाल लेता हूं एक बार, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 48, 170 है ना। तो मोल्स ऑफ AgNO3 क्या आएगा, ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो यहां से आएगा 0.1 आई थिंक। ठीक है, अब बोला है कितना AgCl प्रेसिपिटेट होगा। तो AgCl प्रेसिपिटेट कैसे होगा, जब HCl और AgNO3 रिएक्शन करें। ठीक है, तो यहां से अलग से निकल जाएगा कि HNO3 और AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब इसके मोल्स कितने बोले हैं, इसके मोल्स है 0.08, इसके मोल्स कितने हैं 0.1। तो रिएक्शन बैलेंस है, हम बोल रहे हैं ये LR है, तो प्रोडक्ट हमेशा LR के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉरी मास नहीं, पहले मोल्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट हमेशा LR के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, तो मोल्स ऑफ AgCl कितना आएंगे, HCl के एक मोल से एक मोल AgCl बनता है ना, ध्यान से देखो। तो मोल्स ऑफ AgCl कितना होगा 0.08 मोल्स, 0.08 मोल्स बनेगा 0.08 मोल्स ऑफ HCl से। तो मास कितना होगा, मास ऑफ AgCl, उसके मोल इनटू मोलर मास AgCl का 143.5, तो यहाँ से आएगा 11.48 ग्राम। ठीक है, 29 में देखें तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन दिस ग्राम ऑफ Al2O3 आर इक्वल टू द नंबर ऑफ। ठीक है, सबसे पहले तो मोल्स ऑफ Al2O3 निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ Al2O3, मोल्स कितना आएगा ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो आएगा 0.2। ठीक है, तो यह आ गया है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना, सॉरी मोल्स ऑफ Al2O3। अब यहां से निकालें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कितना आएंगे 3 इंटू 0.2 मतलब 0.6, क्योंकि एक मोल Al2O3 में 3 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम तो कितना आएगा 0.6 इंटू Na, एक मोल में Na होते हैं तो 0.6 मोल में 0.6 इंटू Na। अब मुझे पता पड़ गया Al2O3 में इतने मोल, इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। अब 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन चेक करता हूँ, क्या है 3.6 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के ही अलग अलग बोला है ना, तो मोल्स कितने आएंगे, मोल्स आएंगे 3.6 डिवाइडेड बाय 18, 3.6 डिवाइडेड बाय 18 तो कितना हुआ है 0.2 मोल्स। ठीक है, 0.2 ही होगा क्या, हाँ 0.2 ही होना चाहिए। चलिए, अब अगर हम लोग इसमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम देखें, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वो कितना होगा 0.2 मोल्स, क्योंकि H2O की बात करिए ना, H2O में क्या होता है, एक मोल ऑक्सीजन, एक मोल H2O में एक मोल ऑक्सीजन एटम है, तो उतने ही आएंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आएगा 0.2 इंटू Na, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, बट आंसर तो यही गिवन है, कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं कर दिया है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन दिस ग्राम ऑफ Al2O3, ठीक है 0.2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना, ठीक है। तो देखो अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूं, थर्ड ऑप्शन में बोला हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में 5.4 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो 5.4 ग्राम वाटर का मतलब क्या है, 5.4 डिवाइडेड बाय 18 मतलब 0.3 मोल्स थर्ड ऑप्शन में। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, वो होंगे 0.6 मोल्स।
क्योंकि H2O की बात कर रहे हैं ना, तो डबल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? 0.6 इंटू Na। तो ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि जो 29 होगा उसमें थर्ड वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 30 की। 30 में क्या बोला? विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम, मतलब बेरिलियम 3+ की बात कर रहा है सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। इसकी मान लीजिए NH स्टेट का रेडियस, इसका Z कितना होता है? बेरिलियम का Z होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मतलब 4। और हाइड्रोजन का कौन सा? ग्राउंड स्टेट, मतलब N=1 और H=1, सॉरी H नहीं Z, ये दोनों क्या हो? सेम हो। कौन सी स्टेट होगा? तो देखो मुझे पता है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो दोनों का n²/z का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो n² z का वैल्यू 4, n² z का वैल्यू 1। यहाँ से सॉल्व करो, n का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो आंसर आ जाएगा मेरा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है? एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट। तो देखो ये तो तुम्हें डायरेक्ट क्लास नोट्स में बताया होगा कि एनर्जी जो होता है बोर ऑर्बिट का, वो न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं यहाँ पर एनर्जी, अगर हाइड्रोजन एटम की देखें तो n=1 के लिए एनर्जी होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n=इनफाइनाइट पे चले जाओ तो एनर्जी कितना हो जाता है? 0। तो -13.6 से 0 की तरफ गए तो एनर्जी क्या हुआ है? इंक्रीज तो हुआ है। तो फर्स्ट आंसर मेरा हो जाएगा। 32 में क्या बोला है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में बताना है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? n1 से n2 इनफाइनाइट में सेंड करना है। तो हमें पता है 1/λ RH² 1/n1² माइनस 1/n2² होता है। ठीक है, ऐसा मुझे पता है। तो 1/λ RH² मतलब 1, क्योंकि बात कर रहा है हाइड्रोजन एटम की, और ये 1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 1/λ का वैल्यू आ गया है RH। अब एनर्जी हमें चाहिए, 1/λ नहीं चाहिए हमें, तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या होता है? hc/λ, hc और 1/λ की वैल्यू RH रख दो। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया। थोड़ा मैथमेटिकल था क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो गया है? फर्स्ट। 33 में क्या बोला? यूज द गिवन डेटा देन कैलकुलेट द मोलर मास। ठीक है, अब इसमें देखो हमने करना क्या है। अगर परसेंटेज वाइज दे रखा हो तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया होगा, या फिर तुमने जो भी टीचर से पढ़े हो, m1 इधर परसेंटेज प्लस उसका मोलर मास m2, फिर इधर परसेंटेज उसका प्लस मोलर मास m3, फिर इधर उसका परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज, जो कि एक्चुअल में 100 ही होता है। परसेंटेज के टर्म्स में बात कर रहे हैं। या फिर तुम देखो इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड क्या है? एक और मेथड, मतलब हम लोग शायद कर पाएंगे क्या उससे? हाँ कर पाएंगे। देखो क्या है, 40 आर्गन के बारे में बोला है कि उसका मास कितना है? 39.9624, और जो क्या है मेजर पोर्शन उसी का है, मतलब 99.6% है ना, मैट्रिक्स से बता रहा हूं। तो हमारा आंसर 39.96 के आसपास ही आएगा, क्योंकि मेजरली वही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एवरेज भी उसके आसपास ही होगा। ठीक है, और बाकी बचे हुए 38 और 36 वाले, मतलब 37.96 और 35.96। तो मतलब मेरा ऑप्शन या तो फर्स्ट आ सकता है या फोर्थ आ सकता है, क्योंकि 39.96 के आसपास वही लोग हैं। ए ऑप्शन 39.94 है, फोर्थ ऑप्शन 39.96 है। अब देखो हमारा आंसर जो आएगा ना 39.96 से कम आएगा, क्योंकि बाकी जो दूसरे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, चाहे कम हो, बहुत ही ज्यादा कम है ना, बट थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन है। तो जब इनका सम लगेगा इसमें एवरेज के लिए, तो 39.96 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि जिनको हम लोग और ऐड कर रहे हैं एवरेज निकालने के लिए, उनका वैल्यू इससे कम है। तो 39.96 से तो कम ही जाएगा वैल्यू, मतलब मेरा आंसर 39.94 ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो फर्स्ट आंसर टिक कर दूंगा।
34 में क्या बोला है, पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है पीरियोडिसिटी, तो एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है। अगर सभी का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाला S1 है सभी में, जैसे 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 ऐसा है, सभी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम है, तो हम बोलेंगे वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, मतलब वो एल्कली मेटल है। अगर ऐसा होता है उसमें 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2, तो हम बोलते हैं ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो ये प्रॉपर्टी रिपीट क्यों हो रही है कि ग्रुप 1 की सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, ग्रुप 2 में सभी की प्रॉपर्टी सेम हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका रीजन है। ठीक है, तो हम बोलेंगे थर्ड इज द आंसर। 35, for an atom with atomic number 14 and the number of orbits and orbital in which electrons are present are respectively, तो देखो एटॉमिक नंबर 14 क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, कौन है ये 3p2 है अपना कार्बन के नीचे कौन आता है, सिलिकॉन, आई थिंक सिलिकॉन है ये, है ना। अब बोला है द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ऑन ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली, ये क्या पूछना चाह रहा है, द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अच्छा, तो देखो ऑर्बिट्स कितने इसमें, ऑर्बिट का मतलब होता है शेल, शेल कितने इसमें 3, कहां पर है, ये 1 शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल, और शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिट्स की ये बात कर रहा है ना, ऑर्बिट मतलब SPDF टाइप है ना, तो कितने ऑर्बिट्स है, कितने ऑर्बिट्स है ये पूछ रहा है ना, नहीं ऑर्बिट्स नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पूछ रहा है। अच्छा, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कितने ऑर्बिट्स है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कितने ऑर्बिटल है वो, तो ऑर्बिट का नंबर तो आ गया है 3, मतलब मेरा आंसर फर्स्ट या फिर फोर्थ आएगा। अब ऑर्बिटल्स कितने ये हमसे पूछा है, अब ऑर्बिटल्स कितने, तो देखो एक सेकंड रुकिए मैं देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना। इलेक्ट्रॉन्स किसमें प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर हम लोग दे देंगे 36, द प्रेशर ऑफ 2 मोल्स गैस ऑक्यूपाइंग 4 लीटर वॉल्यूम एंड दिस, तो देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करें, प्रेशर कितना होगा, प्रेशर पता नहीं, वॉल्यूम कितना है 4 लीटर, एन का वैल्यू कितना है 2 मोल्स, आर का वैल्यू 1/12 और टेम्परेचर 273 केल्विन। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, रुकिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, ये आएगा 273 डिवाइडेड बाय एक्चुअल में करना कितना है 24, तो ये आएगा 11.375 अप्रॉक्स, ऐसा कुछ आना चाहिए, अप्रॉक्स है वैल्यू है, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू मैंने अप्रॉक्स रखी है, 1/12 नहीं होती एक्चुअल में, बट अप्रॉक्स वैल्यू रखी है। तो प्रेशर यहां से सॉल्व करते हैं तो इतना एटीएम आता है, तो इसके आसपास का आंसर हम लोग देखें तो फोर्थ ऑप्शन मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। 37, किसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन सल्फर मैक्सिमम सल्फर बाय मास, तो देखो सभी में क्या है, Na2SO4 है, H2SO4 है, Li2SO4 है और PbSO4 है। ठीक है, सभी में देखिए, सभी में सल्फर का एक एक एटम ही है ना, अगर एक मोल ले तो सभी में सल्फर एक एक मोल ही है, तो यहाँ पर तो सल्फर का मास और यहाँ पर टोटल मास, सभी में सल्फर 32 32 32 32 है। अब सल्फर का परसेंट निकालना है, मैक्सिमम किस में होगा, तो मैक्सिमम उसी में होगा जिसका खुद का मास मिनिमम हो, है ना, क्योंकि सल्फर मैक्सिमम उसी में होगा इसमें टोटल मास मिनिमम हो, क्योंकि सल्फर का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 करेंगे तभी तो परसेंट आएगा। अब टोटल मास मतलब डिनोमिनेटर वाली चीज कम हो तो परसेंटेज ऑफ सल्फर मैक्सिमम आएगा। जैसे H2SO4 कितना होता है 98, Li2SO4 कितना होता है, Li का मास कितना होता है, Li का मास अगर हम लोग देखें तो 7, तो ये तो SO4 का तो होता है 96 प्लस 14,
तो ये हो गया 1110, और ये भी 98 से तो ज़्यादा ही आने वाला है, और ये भी 98 से तो ज़्यादा ही आने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन से तो हैवी है ना लेड भी और सोडियम भी। सबसे मिनिमम मास किस में आ रहा है? 98 इसी में आ रहा है, तो मैक्सिमम सल्फर का परसेंटेज इसी में निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है बाय मास, तो सल्फर का मास मतलब 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। टोटल जिसमें जितना कम होगा परसेंटेज ऑफ सल्फर उसी में मैक्सिमम होगा, तो H2SO4 वाला मेरा आंसर में टिक कर दूंगा। 38 में क्या बोला? एक रिएक्शन दिया है 3BaCl2 प्लस 2 Na3PO4 gives Ba3PO4 whole twice plus 6 NaCl. जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट व्हेन 2 मोल ऑफ ईच आर रिएक्ट, है ना। अब देखो इसका भी 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है। अगर हम लोग बात करें एलआर की तो 2/3 और 2/1, है ना, ये नंबर छोटा है, तो हम बोलेंगे BaCl2 एलआर है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट डिसाइड होगा। फर्स्ट 6 मोल ऑफ NaCl इज फॉर्म्ड। देखो 3 से 6 बनते हैं, है ना, तो 2 से कितना बनेगा? 2 से कितना बनेगा? 2 से 4 बनेगा, तो नहीं 6 मोल नहीं 4 मोल बनते हैं। 3 से 6 बनता है, मतलब 1 से 2 बन रहा है एक तरह से। 3 से 6 मतलब 1 से 2, तो 2 से कितना बनेगा? 4। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। 2/3 Ba3PO4 होल ट्वाइस फॉर्म्ड, है ना। 3 से 1 बनता है, 3 से 1 बनता है, तो 2 से कितना बनेगा? 2/3। यस, सेकंड इज करेक्ट। फिर बोला है थर्ड Na3PO4 इज लिमिटिंग, नहीं वो तो हम पहले ही बता चुके हैं, BaCl2 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो रॉन्ग हो गया। फोर्थ क्या बोला है? 2/3 Na3PO4 इज लेफ्ट। तो देखो इसके 3 मोल्स के लिए Na3PO4 2 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए 2/3 मोल चाहिए, तो 2 मोल के लिए 4/3 मोल चाहिए, तो टोटल 2 मोल था, 4/3 रिएक्ट किया तो 2/3 लेफ्ट हुआ। यस, फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। फिफ्थ BaCl2 इज लिमिटिंग, यस, तो सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ करेक्ट होगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 39 इन हाइड्रोजन एटम लाइमन सीरीज, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एटम में जो लाइमन सीरीज होती है वो किसमें होती है? लाइमन ना, लाइमन यूवीवी के अंदर, ठीक है। 40 माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड एंड लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन विच डिस्टेंस इज दिस, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वमेंट, what is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? तो देखो हमें क्या पता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू H/4 पाई, है ना, या फिर डेल्टा एक्स एम डॉट डेल्टा वी इक्वल टू H/4 पाई। अगर हमें डेल्टा वी पता लगाना है ना, तो क्या होगा? H/4 पाई डेल्टा वी और एम, ठीक है। तो H का वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई का वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा वी कितना है ना, सॉरी डेल्टा वी नहीं, डेल्टा वी गलत लिख दिया मैंने, डेल्टा एक्स होगा ये, डेल्टा एक्स कितना है? 0.1 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। और एम कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। सारे स्टैंडर्ड यूनिट में रख दिए एसआई यूनिट्स में, तो यहां से डेल्टा वी तुम चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41, द इलेक्ट्रॉन विच शो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो लिथियम, मैग्नीशियम, ये दो, तो ये तो +1 या 0 ही शो करता है, ये +2 या 0 ही शो करता है, और हीलियम हमेशा +2 या फिर 0 शो कर सकता है। हाइड्रोजन +1 -1 और 0 शो कर सकता है। फैक्चुअल बात है, +1 -1 0 हो सकता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शो कर रहा है, तो हाइड्रोजन वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। रुकिए थोड़े से पेपर ऐड कर लेता हूं मैं। चलिए, पेपर और खत्म हो गए थे, मैंने ऐड कर लिए हैं पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 42 में देखो क्या बोला है, विच गैस फेज atom in its ground state could have an electron with the quantum number n equal to 3 l equal to 2, मतलब 3d की बात हो रही है ना, और m 0 है और s -½ है। तो 3d के अंदर विच एटम
विच गैस फेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट हैव एन इलेक्ट्रॉन विद दिस क्वांटम नंबर, मतलब 3D के एलिमेंट होने चाहिए। तो देखो सोडियम में तो 3D कहीं नहीं आता, मैग्नीशियम में भी 3D कहीं नहीं आता, क्योंकि 3D सीरीज फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होती है। फास्फोरस में, और इसमें बात करते हैं किसमें, इसमें फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस 15 नंबर पर आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो इसमें भी डी नहीं आया कहीं, तो लास्ट ऑप्शन यही बचा है, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे टाइटेनियम। टाइटेनियम एक्चुअल में स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, स्कैंडियम 21 पर, टाइटेनियम 22 पर, मतलब एक्चुअल में 3d2 4s2 होता है लास्ट में। 43 में क्या बोला है, द एलिमेंट लॉरेंसियम वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन, द प्रोडक्ट। अभी बैलेंस करके लिख लो यार इसको, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। CF लिखा है 98 पर, प्लस 11 बोरोन 5 लिखा है, प्लस ये क्या देता है 258 LR 103। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ E होगा, इसके ऊपर X है नीचे Y है ना। तो हम क्या बोलेंगे 252 प्लस 11 इज इक्वल टू 258 प्लस X, और 98 प्लस 5 इक्वल टू 103 प्लस Y। तो y का वैल्यू तो दिख रहा है एकदम से 0 होगा, ऐसे ही x का वैल्यू तुम निकालोगे तो 253, तो ये आएगा 263, मतलब 5। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए में y का वैल्यू 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन, क्योंकि उसमें y का वैल्यू -5 हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब -5। ऑप्शन थर्ड रॉन्ग हो गया, क्योंकि y का वैल्यू अगेन 5 है। ऑप्शन 4 में देखो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, ठीक है, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या लिख दिया भाई, ये उल्टा लिखा है आई थिंक, 0 and 1 ना, सही लिखा है क्या, 5 0 and 1, उल्टा लिखा है ना, ऐसा होना चाहिए, तो 5 and 1 0, तो ज़्यादा बेटर रहता, 5 1 and 0, तो उससे मेरा आंसर आ जाएगा 5 x के लिए हो रहा है, 0 y के लिए बैलेंस हो रहा है। 43, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन नंबर 44, इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा है विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम रिलीज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो देखिए हाइड्रोजन में हमें एनर्जी का ऑर्डर आई थिंक याद होना चाहिए, ये n इक्वल टू 1 शेल 2 शेल 3 4 5 और लास्ट 6 और बना देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर एनर्जी होती है -13.6, ठीक है, सेकंड वाले में एनर्जी होती है -3.4, थर्ड वाले में एनर्जी होती है -5.1, फोर्थ वाले में एनर्जी होती है -0.85, फिफ्थ वाले में एनर्जी होती है -5 नहीं 0 पॉइंट आएगा -0.544, एंड द लास्ट 6 वाले में होती है माइनस में 0.377। इतना तो हमें याद होना भी चाहिए। अब पूछा है ग्रेटेस्ट एनर्जी रिलीज किस में होगी, तो सारे गैप निकाल लीजिए। देखो एक तो है 3 से 2 में, ये गैप पूछा है, एक बोला है 5 से 3 में, 5 से 3 में ये गैप पूछा है, एक में 6 से 5 में, एक में 3 से 6 में, 3 से 6 उल्टा दिया है, एनर्जी रिलीज्ड बोला है ना। देखो ये आंसर तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, 6 से 5 भी नहीं आएगा, बहुत छोटा एनर्जी गैप है। अब देखो 3 से 5 से 3 का एनर्जी डिफरेंस अगर मैं निकालूं 5 से 3 का, तो ये आएगा 1.51 माइनस 0.544, 0.966। ऐसे ही 3 से 2 का एनर्जी गैप निकालूं तो आएगा 1.51 माइनस 3.4, तो आएगा 1.89 अप्रॉक्स। तो मैक्सिमम किस में आ रहा है 3 से 2 वाले में, मतलब फर्स्ट ये वाला आंसर मेरा हो जाएगा। 45 विच मस्ट रिप्रेजेंट द
एक्साइटेड स्टेट में रिप्रेजेंट करता है। तो देखो 1s2 2s2 2p1 नॉर्मल है, ये तो बिल्कुल ये किसका है, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही 1s2 2s2 2p2 नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन के लिए। ऐसे ही फोर्थ देखो, पहले फोर्थ ऑप्शन देखो 1s2 2s2 2p5 एकदम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है फ्लोरीन के लिए। बट 1s2 2s2 2p3 होना चाहिए था 3s0 के साथ। बट इसमें किया क्या है 1s2 2s2 2p2 3s1, मतलब इसने वो ऑब्बो हुंड पाले रूल्स फॉलो नहीं करे और पी से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा के 3p में हमने ले गए हैं। तो ये एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट नहीं है। 46 अब इंटीजर पार्ट पर आ गए हैं। डाइबोरोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन दिस इफ दिस रिएक्शन हैज 60% यील्ड। पहले तो मैं रिएक्शन लिख लेता हूं। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में 60% यील्ड है ना। पहले तो मैं रिएक्शन लिख के बैलेंस कर लूँ। बोरोन 3 है, इधर तो नहीं है। फ्लोरीन 4 है, ये सब कुछ भी नहीं है, मतलब रिएक्शन बैलेंस भी नहीं है। बट ठीक है, फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते। रिएक्शन का यील्ड कितना है 60%। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaBH4 शुड बी यूज्ड विद एक्सिस BF3। ये एक्सिस में मतलब बहुत सारा है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस मोल 2 मोल ऑफ B2H6 है ना। तो मैं क्या करूं, बैलेंस कैसे करूं। बोरोन तो 3 बनाने हैं तो 2 इधर कर दूं, थोड़ा तो दिक्कत होगा बैलेंस करने में। 60% यील्ड भी बोला है, 2 मोल B2H6 हमें बनाना है। देखो यहां पर सारा हाइड्रोजन है, यहां पर सारा हाइड्रोजन है, तो जितना भी हाइड्रोजन होगा वो इधर ही जाएगा। तो मैं हाइड्रोजन पर पीओसी लगा के ट्राई करता हूँ। पीओसी ऑन हाइड्रोजन एटम है ना। तो देखो मान लीजिए इसका x मोल था, तो x इंटू 4, ऐसा नहीं लिखता हूं, ऐसा लिखता हूं x इंटू 4 इक्वल टू 6 इंटू 2। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6 इंटू 2 12, तो 3 मोल्स है ना। 3 मोल्स हमें क्या मिलेगा, 3 मोल्स होना चाहिए था कौन, NaBH4। बट नहीं, हम बोलते हैं कि वो y मोल है और y का 60% 3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे को क्या बोला है, हमारे को बोला है कि भैया रिएक्शन का यील्ड 60% है, तो y यहां से कितना आएगा 5 मोल। तो देखो अगर मैं अगर 3 मोल्स NaBH4 लेता तो उससे 2 मोल्स B2H6 मिलते हैं, बट कम मिलते जब 100% यील्ड होता। बट रिएक्शन का यील्ड 60% है, तो मुझे 5 मोल लेना पड़ेगा NaBH4 का, ताकि मुझे क्या मिल जाए 2 मोल B2H6। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो CaReO होल ट्वाइस, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो एक्चुअल में ब्रेक नहीं करते हैं, ऐसे ही करते हैं। कैल्शियम +2 में रहता है, प्लस रेनियम पता नहीं, बट 2 रेनियम है तो 2x प्लस 8 ऑक्सीजन है, एक का -2 होता है और ओवरऑल पर 0 है आगे। इसको सॉल्व करना, +7 आ जाएगा। 48 what is the value of substitutory quantum number L for 5f 5p। अब 5p के लिए एजीम्यूथल या सब्स्टिट्यूटरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, उसका वैल्यू L पूछा है। तो हमें पता है S के लिए 0 होता है L का वैल्यू, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, ऐसे तो P के लिए 1 हो जाएगा। 49 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉर्मेल्डिहाइड CH2O। कार्बन का x मान लो, हाइड्रोजन का +2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, -2 और ऑल 0, तो यहां से x का वैल्यू सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। द लास्ट वन इज 50। रिएक्शन को बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, तो देखो मैं कैसे बैलेंस करता हूं देखना। फिर पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ OH माइनस। अब देखो Cl2 माइनस Cl माइनस में भी जा रहा है और Cl2 माइनस ClO3 माइनस में भी जा रहा है। मैं अलग अलग रिएक्शन लिख लिया, बैलेंस करता हूँ फर्स्ट वाले को, तो इधर ऐसा लिखूंगा, फर्स्ट वाला बैलेंस हो गया। सेकंड वाले को बैलेंस करता हूँ, तो क्लोरीन बैलेंस करने के लिए 2 लिख दिया, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 3H2O, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 6H+। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस हो गया। हाँ, अब दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, उसके लिए फर्स्ट वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो रिएक्शन क्या लिखूंगा मैं, 2Cl2 प्लस नीचे वाले रिएक्शन का Cl2 प्लस 3H2O गेस 4Cl माइनस प्लस 2ClO3 प्लस 6H+, है ना।
क्या बना 3Cl2 प्लस 3H2O गिव्स 4Cl माइनस प्लस 2ClO3 प्लस 6H प्लस। ये तो क्या था, बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग नहीं थी, एसिडिक मीडियम में थी। बेसिक मीडियम में करने के लिए क्या करते हैं, जितने H प्लस हो उतने ही OH माइनस बोथ साइड ऐड कर दो। 6H प्लस थे, 6OH माइनस ऐड कर दिए, ये क्या बन गया, H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना दिया, वाटर। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, 3Cl2 प्लस 3H2O प्लस 6OH माइनस gives 4Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस प्लस 6H2O। तो ये 3CH2 से 3H ऐसा आ गया। बेसिक मीडियम में बोला तो OH माइनस का कोफिशिएंट कितना है, वो है 6। तो 6 मेरा आंसर हो जाएगा।